हेलो स्टूडेंट, वंदे मातरम। हम पढ़ेंगे सेल ऑफ इम्यून सिस्टम। यहाँ पर इस वीडियो से पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें देखा था कि इम्यूनिटी क्या होता है और इम्यूनिटी के टाइप्स पढ़ लिए थे। तो इस तरीके से जो इम्यूनिटी होता है वो क्या है कि रोगों में जीवों से लड़ने की जो क्षमता पाई जाती है उसको इम्यूनिटी कहा जाता है। यह दो प्रकार के होते हैं, एक इन्नेट और दूसरा है एक्वायर्ड। तो यहाँ पर हमने दोनों टाइप्स को देख लिया था। अब आगे का जो टॉपिक है वह है सेल ऑफ इम्यून सिस्टम। तो यहाँ पर जो प्रतिरक्षात्मक तंत्र होता है, इम्यून सिस्टम का मतलब होता है प्रतिरक्षात्मक तंत्र। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रतिरक्षात्मक तंत्र के सेल है ना, प्रतिरक्षात्मक तंत्र में कौन सा सेल होता है और वह कैसे कार्य करते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो इम्यून सिस्टम हमारे शरीर में ही पाया जाता है। और हमारे शरीर में एक आरबीसी होता है और डब्ल्यूबीसी होती है। तो जो हम डब्ल्यूबीसी जो हमारे शरीर पर पाया जाता है इसको क्या बोलते हैं, श्वेत रुधिर। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी जो पाई जाती है तो श्वेत रुधिर कोशिका, ये हमारे शरीर पर पाया जाता है। यही है इम्यून सिस्टम का सेल। इसको कहा जाता है ल्यूकोसाइट या लिम्फोसाइट कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी की जो कोशिकाएं होती हैं उसको क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट कहा जाता है। तो मेन जो इम्यून सिस्टम का जो सेल है वह है लिम्फोसाइट। तो डब्ल्यूबीसी ही कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, लिम्फोसाइट कहा जाता है। यही है इम्यून सिस्टम का सेल। अब हम देखेंगे कि ये जो लिम्फोसाइट होती है वह क्या है। तो लिम्फोसाइट क्या है, श्वेत रुधिर कोशिका होती है। यह दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, जिसमें पहला होता है बी सेल। तो इस तरीके से प्रतिरक्षात्मक तंत्र की मुख्य कोशिका होती है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या है, प्रतिरक्षात्मक तंत्र की मुख्य कोशिका होती है। ये मुख्य कोशिका दो प्रकार की होती हैं, शरीर में दो प्रकार की होती हैं, बी सेल और टी सेल। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि बी सेल और टी सेल क्या है। तो बी सेल और टी सेल क्या करते हैं, ये दोनों शरीर में एंटीबॉडी और रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं शरीर में। तो इसके लिए उत्तरदायी होते हैं बी सेल और टी सेल। और ये जो दोनों कोशिकाएं होती हैं वह शरीर की स्टेम कोशिकाओं में बनता है। किस में बनता है ये, बी सेल व टी सेल बॉडी की स्टेम सेल, जिसको हिंदी में कहा जाता है वंश कोशिका, में बनता है। तो ये तो हमको पता चल गया कि जो बी सेल और टी सेल होता है वह बॉडी की स्टेम सेल में बनते हैं। उसके बाद जो बी सेल होता है, बी सेल जो होता है वह, या फिर ये दोनों सेल है ना, हम यहाँ पर लिख लेंगे दोनों सेल। दोनों सेल का मतलब बी सेल और टी सेल बनते तो स्टेम सेल में है, लेकिन इनकी जगह अलग अलग होती है। तो जो दोनों सेल होते हैं वह भ्रूणी अवस्था में, किसमें, भ्रूणी अवस्था में, जब शिशु गर्भ में होते हैं तब। तो बी सेल और टी सेल गर्भ अवस्था में लीवर में बनते हैं। कहाँ बनते हैं, लीवर में बनते हैं, यकृत में, यकृत में बनते हैं। कब, जब शिशु भ्रूणी अवस्था में होता है, जब गर्भ में होते हैं तब। और यंग, जब जो भ्रूण है वह क्या हो जाता है, यंग स्टेज में पहुंच जाते हैं, है ना। तो यंग स्टेज में या
युवावस्था में ये जो दोनों सेल होते हैं वह बोन मैरो में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में बनते हैं। बोन मैरो में बनते हैं। तो यहाँ पर क्लियर है कि जो दोनों सेल होते हैं वह भ्रूणीय अवस्था में लिवर में बनते हैं और यंग अवस्था में वो कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में बनते हैं। बोन मैरो हड्डी के बीच का स्थान होता है जहाँ से ब्लड का निर्माण होता है। आगे देखते हैं, ये दोनों कोशिका टी सेल और बी सेल, ये दोनों कोशिकाएं जब परिपक्व हो जाते हैं या मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योर होने के बाद जिस तरीके से हमारा ब्लड और लसिका हमारे पूरे शरीर में क्या होती है? संचरित होती है। तो ये दोनों कोशिकाएं मैच्योर होने के बाद ब्लड व लिम्फ, जिसको रुधिर और क्या कहा जाता है? लसिका के साथ संचरित होते हैं। तो देखते हैं कि जो बी सेल और टी सेल है उसका निर्माण स्टेम सेल में होता है, लेकिन दोनों कोशिकाएं भ्रूणीय अवस्था में लीवर सेल की स्टेम सेल में बनते हैं और यंग स्टेज में जब वो युवा हो जाते हैं तो वह बनता है बोन मैरो के स्टेम सेल में बनते हैं। तो जगह अलग अलग होती है लेकिन ये बनते कहाँ हैं? स्टेम सेल में ही बनते हैं। ये दोनों कोशिकाएं जब मैच्योर हो जाते हैं तो मैच्योर होने के पश्चात ये ब्लड और लिम्फ है ना के साथ क्या होते हैं? पूरे बॉडी में संचरित होते हैं और हमारी बॉडी को रोगों से बचाते हैं। बी सेल हमारी बॉडी में दोनों कोशिकाएं जो है वो प्रतिरक्षात्मक तंत्र का निर्माण करते हैं, लेकिन अगर इनका पर्टिकुलर यदि कार्य देखा जाए तो जो बी सेल होता है वह शरीर में है ना, बी लिम्फोसाइट भी बोल सकते हैं इसको। तो बी सेल शरीर में एंटीबॉडी या इसको और क्या बोल सकते हैं? एंटीबॉडी क्या है? एक प्रोटीन ही होता है। तो शरीर में एंटीबॉडी या प्रतिरक्षियों का निर्माण करते हैं। बी सेल क्या करता है? यह एंटीबॉडी का निर्माण करता है। उसी प्रकार से जो टी सेल होते हैं, टी सेल जो है वह शरीर में प्रतिरक्षा कोशिका का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से जो बी सेल है वह शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं और टी सेल क्या करता है? कोशिकाओं का निर्माण कर इस बी सेल की मदद करता है। जब बाहर से कोई एंटीजन प्रवेश करते हैं, एंटीजन हम किसको बोलेंगे? जो बाहरी जो रोग होता है, तो बाहर के लिए हम एंटीजन का प्रयोग करते हैं। तो जब एंटीजन प्रवेश करता है, जैसे विषाणु, वायरस जो भी है वो यदि प्रवेश करते हैं तो ये दोनों सेल क्या होते हैं? तुरंत एंटीजन के संपर्क में आते ही ये प्रेरित हो जाते हैं, उद्दीप्त हो जाते हैं और बी सेल क्या करता है? एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करने लगते हैं और ये बहुत सारी प्रतिरक्षी कोशिकाओं का निर्माण करते हैं और बी सेल के साथ एंटीबॉडी को नष्ट करने में मदद करते हैं। तो इस प्रकार से बी सेल और टी सेल का यही कार्य होता है और दोनों आपस में मिलकर क्या करते हैं? अपने अपने कार्यों को करते हैं और शरीर की सुरक्षा करते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि जो बी सेल होता है वह किस प्रकार एंटीजन के प्रति क्रिया करते हैं, उसी तरीके से टी सेल भी किस प्रकार एंटीजन के प्रति क्रिया करते हैं।
आगे देखते हैं हम दोनों कोशिका के कार्य। मतलब जो बी सेल है और टी सेल है वो किस तरीके से जब कोई एंटीजन बॉडी में इंटर करता है तो वो कैसे फंक्शन करके उनसे हमारे शरीर को बचाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला मैकेनिज्म है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बी सेल टू एंटीजन। मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब कोई एंटीजन क्या करते हैं, शरीर पर प्रवेश करते हैं, तो बी सेल उसके प्रति कौन सी क्रिया करते हैं, इसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो जब कोई भी एंटीजन क्या करता है, इंटर करता है। एंटीजन कहाँ इंटर करते हैं, बॉडी में जब वो इंटर करते हैं तो जैसे ही एंटीजन का मतलब है कोई भी जो रोग है जो शरीर पर प्रवेश करते हैं, तो उनके प्रवेश करने के बाद सबसे पहले क्या होता है, जो बी सेल रहता है, क्योंकि हम यहाँ पर बी सेल का ही एक्टिवेशन देख रहे हैं, तो बी सेल क्या होता है, यहाँ पर बी सेल तुरंत ही एक्टिव हो जाता है। जैसे ही एंटीजन इंटर करते हैं तो बी सेल क्या होता है, तुरंत एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव होने के पश्चात ये क्या करते हैं, इनमें गुणन की क्रिया होने लगती है, मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे ही एंटीजन के संपर्क में आते हैं बी सेल, तो बी सेल में क्या होने लगता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है बहुगुणन। मतलब ये अपने समान बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण करने लगते हैं, जिसके पश्चात इनमें क्या होता है, प्लाज्मा सेल का निर्माण होने लगता है। किसका निर्माण करते हैं, ये प्लाज्मा सेल का निर्माण करते हैं, बहुत सारे प्लाज्मा सेल का निर्माण करते हैं। और यही प्लाज्मा सेल क्या करते हैं, एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। तो ये जो प्लाज्मा सेल होते हैं इसमें लगभग 1 सेकंड में 2000 एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, एंटीबॉडी फॉर्मेशन। उसके बाद ये एंटीबॉडी क्या करते हैं, फिर उस एंटीजन को बाइंड करके उनको नष्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर फिर से एक बार देख लेते हैं कि ये जो एंटीजन जब भी प्रवेश करते हैं शरीर में, तो शरीर में किसका कौन एक्टिव हो जाता है, बी सेल तुरंत एक्टिव होते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। फिर इनमें बहुगुणन होता है, तो बहुगुणन के पश्चात ये प्लाज्मा सेल का निर्माण करते हैं और वो प्लाज्मा सेल प्रत्येक सेकंड में बहुत सारे एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। और ये एंटीबॉडी फिर एंटीजन को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। यदि इसी एंटीबॉडी का निर्माण नहीं हो पाता है या हो भी जाता है, तो जब वो एंटीजन को नष्ट नहीं कर पाते हैं तो हमारा शरीर क्या हो जाता है, रोग से ग्रसित हो जाता है। तो जो यहाँ पर बी सेल होते हैं वो क्या करते हैं, इनमें एंटीबॉडी निर्माण करने की जो क्षमता होती है वो इनमें भ्रूणीय अवस्था से ही होता है। जब जीव भ्रूण अवस्था में होते हैं तभी से ये बी सेल में एंटीबॉडी निर्माण करने की क्षमता पाई जाती है। तो यहाँ पर मनुष्य के शरीर में प्रत्येक एंटीजन के लिए अलग अलग बी सेल पाया जाता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि मानव शरीर में प्रत्येक एंटीजन को एजी से शो किया जाता है। जितना भी एंटीजन आएगा उस प्रत्येक के लिए इंडिविजुअल बी सेल एक्टिव रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बी सेल रहेगा तो वो बहुत सारे एंटीजन को नष्ट कर देते हैं, नहीं। यहाँ पर क्या होता है, जितने 3 एंटीजन हैं तो 3 बी सेल एक्टिव होते हैं। तो मानव शरीर में प्रत्येक एंटीजन के लिए अलग अलग बी सेल पाया जाता है और यही बी सेल एक्टिव होकर प्लाज्मा सेल का निर्माण करते हैं, जो कि एंटीबॉडी प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से है यह बी सेल, जब वो किसी एंटीजन के प्रति एक्शन करते हैं तो इस तरीके से उनमें क्रिया होती है। आप इसको थ्योरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं हम। यहाँ पर लास्ट एक और लिख देते हैं कि जब एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है उसके बाद जो एंटीजन होते हैं, एंटीबॉडी क्या करेगा, एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इस तरीके से एंटीजन क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब दूसरा हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन टी सेल टू एंटीजन।
जब कोई एंटीजन प्रवेश करता है तो टी सेल का क्या कार्य होता है। अभी इससे पहले बी सेल का कार्य देख लिए कि वो तुरंत ही प्लाज्मा सेल का निर्माण करते हैं और उसके बाद एंटीबॉडी का निर्माण होता है और वो एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं या नष्ट कर देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर टी सेल का कार्य देखेंगे। तो टी सेल भी क्या है, बी सेल के ही समान जब कोई एंटीजन शरीर में प्रवेश करता है तो बी सेल के ही समान टी सेल भी क्या करते हैं, अपने क्लोन का निर्माण करने लगते हैं। यहाँ पर टी सेल भी बी सेल की ही भांति समान क्लोन टी सेल का निर्माण करने लगते हैं। यहाँ पर क्लोन का मतलब है कि अपने पूरे हूबहू अपने जनक के समान दिखाई देना, उसको क्लोन कहा जाता है। तो यहाँ पर जब कोई एंटीजन शरीर में प्रवेश करता है तो टी सेल एक्टिव होने के पश्चात अपने ही समान और टी सेल का निर्माण करने लगते हैं। ये भी क्या है, यह भी प्रत्येक एंटीजन के लिए अलग अलग टी सेल का निर्माण होता है। जैसे कि बी सेल भी अलग अलग होते हैं, प्रत्येक एंटीजन के लिए एक बी सेल जिम्मेदार होता है। उसी तरीके से यहाँ पर टी सेल के लिए भी क्या होते हैं, अलग अलग मतलब जितने भी एंटीजन हैं उसके लिए अलग अलग टी सेल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो टी सेल हैं ये निम्न प्रकार के होते हैं। टी सेल जो है वो निम्न प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हम पहला देख लेते हैं। यहाँ पर पहला है हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल, हेल्पर टी सेल, यहाँ पर हेल्पर मतलब क्या होगा, सहायक टी सेल। ये टी सेल का पहला प्रकार है। तो इसको हिंदी में क्या बोला जाएगा, हेल्पर यानी सहायक। तो ये टी सेल जब बी सेल को एंटीबॉडी के निर्माण के जब एंटीजन जब प्रवेश करते हैं, बाहर से जब रोग जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो बी सेल को क्या करना रहता है, एंटीबॉडी का निर्माण करना रहता है। तो ये क्या करते हैं, हेल्पर टी सेल बी सेल को एंटीबॉडी के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। ये टी सेल क्या करते हैं, बी सेल को एंटीबॉडी को ए बी से शो किया जाता है। तो जब बी सेल क्या करते हैं, एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं, तो ये टी सेल बी सेल को एंटीबॉडी के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। क्योंकि जो टी सेल होता है वो सिर्फ प्रतिरक्षी कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, लेकिन बी सेल क्या करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। तो ये जो हेल्पर टी सेल होते हैं वो क्या करते हैं, जब कोई एंटीजन जैसे ही शरीर पर प्रवेश करते हैं तो ये तुरंत बी सेल को क्या करेंगे, एक्टिव करते हैं, प्रेरित करते हैं कि आप एंटीबॉडी का निर्माण करें करके। ठीक है, तो इस तरीके से हेल्पर सेल जो है वो हेल्प करता है। दूसरा हम देखेंगे तो दूसरा है सप्रेशर। दूसरा क्या है, सप्रेशर टी सेल। इसको हिंदी में दाबक टी सेल कहा जाता है। इसको सहायक बोला जाता है और इसको कहा जाता है दाबक टी कोशिका। और ये है सहायक टी कोशिका, जो केवल सहायक करते हैं एंटीबॉडी के निर्माण में। अब इनका कार्य देखते हैं। जो सप्रेशर टी सेल या दाबक टी कोशिका होती है, यह क्या करते हैं, ये टी सेल इम्यून सिस्टम के द्वारा जो प्रतिरक्षात्मक तंत्र होते हैं, क्योंकि ये दोनों सेल ही आपस में मिलकर प्रतिरक्षात्मक तंत्र का निर्माण करते हैं, तो ये टी सेल इम्यून सिस्टम के द्वारा अपने ही सेल पर आक्रमण को रोकते हैं।
मतलब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जैसे कि ये हेल्पर टी सेल क्या करता था, बी सेल का मदद कर रहा था एंटीबॉडी निर्माण के लिए, लेकिन जो सप्रेसर टी सेल होते हैं वो खुद की मदद करते हैं। मतलब यहाँ पर वो खुद का रक्षा करते हैं, किससे, किसी भी एंटीजन के आक्रमण को, है ना। जैसे कि कोई एंटीजन आता है और यदि वो इन सेलों पर आक्रमण करते हैं तो ये क्या करते हैं, अपने ही सेल पर आक्रमण को रोकते हैं। उसके बाद तीसरा हम देखते हैं, तीसरा है किलर टी सेल। तीसरा क्या है, किलर टी सेल। इसको हिंदी में मारक टी कोशिका कहा जाता है। ये क्या करते हैं, इनका नाम है किलर टी सेल। मतलब ये डायरेक्ट एंटीजन के पास जाकर उनको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं, एंटीजन को डायरेक्ट नष्ट कर देते हैं। मतलब ये किसी का सहारा नहीं लेते हैं या किसी को प्रेरित नहीं करते हैं। ये जहाँ पर एंटीजन उपस्थित होता है वहाँ पर जाकर ये उनको नष्ट कर देते हैं, किलर टी सेल। ये कुछ रसायनों का भी सिक्रेशन करते हैं, केमिकल सिक्रेट करते हैं। किसके लिए, टी सेलों के लिए। जो बाकी और टी सेल होते हैं उनको क्या करते हैं, उनके लिए एक ये केमिकल सिक्रेट करते हैं जिससे टी सेल स्टिमुलेट होकर या उद्दीप्त होकर एंटीजन को नष्ट कर देते हैं। इसके इन जो केमिकल सिक्रेट करते हैं उससे क्या होता है, टी सेल उद्दीप्त होता है और जहाँ पर एंटीजन उपस्थित होते हैं वहाँ पर जाकर उन एंटीजन को नष्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से किलर सेल जो है वो डायरेक्ट एंटीजन को नष्ट करता है और कुछ केमिकल का सिक्रेट करते हैं। तो इन केमिकल से कुछ जो फेगोसाइट जो कोशिकाएं होती हैं वो भी क्या करते हैं, एंटीजन को भक्षण करने लगते हैं और कुछ टी सेल होते हैं जो उनसे प्रेरित होकर एंटीजन को भी नष्ट करते हैं। तो इस प्रकार से ये टी सेल है। तो टी सेल भी बी सेल की ही भांति जैसे ही एंटीजन के संपर्क में आते हैं तो एक्टिव होकर ये क्या करते हैं, अपने क्लोन का निर्माण कर लेते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं, हेल्पर टी सेल, सप्रेशर टी सेल और किलर टी सेल। तो इस तरीके से था यह दोनों जो सेल हैं उनके कार्य। अब यही दोनों सेल का जो कार्य है उसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले क्या है कि ये बोन है यानी कि हड्डी है, तो हड्डियों के बीच में क्या उपस्थित होता है, बोन मैरो। बोन मैरो के स्टेम सेल, बोन मैरो का जो स्टेम सेल होता है वहाँ पर उपस्थित होते हैं बी सेल और टी सेल। बी सेल और टी सेल का निर्माण होता है बोन मैरो के स्टेम सेल में। कब, यंग स्टेज में। और जब एम्ब्रियो स्टेज यानी कि भ्रूणी अवस्था में कहाँ पर होता है, लिवर सेल में होते हैं। यहाँ पर हम यंग स्टेज को देख रहे हैं, इसलिए बोन मैरो के स्टेम सेल में बी सेल और टी सेल का निर्माण होता है। उसके पश्चात जब कोशिकाओं में विभाजन होता है तो विभाजन के फलस्वरूप जो टी सेल होते हैं वो थाइमस ग्लैंड में आ जाते हैं। थाइमस ग्लैंड एक ग्रंथि होती है जो थायराइड ग्रंथि होता है, उसके पास में ही ये पाया जाता है, गले के पास। तो टी सेल कहाँ जाते हैं, थाइमस ग्लैंड में आ जाते हैं, मतलब उत्पन्न यहाँ पर होंगे। फिर टी सेल और बी सेल का मैचुरेशन जो है वो टी सेल का मैचुरेशन थाइमस ग्लैंड में होता है और बी सेल जो है वो बोन मैरो में ही उपस्थित होते हैं। उसके पश्चात ये बनते तो एक ही स्थान पर है लेकिन इनका जो परिपक्व अवस्था होता है वो अलग अलग होता है। टी सेल थाइमस ग्लैंड में परिपक्व होते हैं और बी सेल जो है वो बोन मैरो में परिपक्व होता है। उसके पश्चात परिपक्वन अवस्था के बाद ये टी लिम्फोसाइट बनाते हैं और ये बी सेल जो है वो बी लिम्फोसाइट बनाते हैं। तो टी लिम्फोसाइट को टी सेल कहा जाता है, बी लिम्फोसाइट को बी सेल कहा जाता है। उसके पश्चात अब ये शरीर में बन जाते हैं। बनने के पश्चात जब शरीर पर कोई भी एंटीजन जब प्रवेश करता है तो ये क्या हो जाते हैं, एक्टिव होता है। दोनों सेल क्या होंगे, एक्टिव होंगे। और जो टी सेल रहते हैं वो एक्टिव होकर अपने ही समान क्लोन का निर्माण करने लगते हैं। जैसा टी सेल है वैसे ही और भी टी सेल का निर्माण करते हैं जिसको कहा जाता है लिम्फोब्लास्ट। उसके बाद
टी सेल क्या करते हैं, कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, ऐसी कोशिका का निर्माण करते हैं जो एंटीजन को नष्ट करने में मदद करते हैं, जिसको भक्षण कोशिका भी कहा जाता है, जो एंटीजन का भक्षण कर लेते हैं। उसके पश्चात इधर जब एंटीजन का इंटर होता है शरीर पर तो बी सेल भी क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, सबसे पहले प्लाज्मा सेल का निर्माण करते हैं और उसी प्लाज्मा सेल में फिर क्या होते हैं, एंटीबॉडी का निर्माण होता है। तो यहाँ पर किसका निर्माण होता है, एंटीबॉडी का निर्माण होता है, इसीलिए ये जो है ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से इस डायग्राम में पूरा क्लियर है कि टी सेल और बी सेल बोन मैरो में बनते हैं। इनका मैच्योरेशन टी सेल का थाइमस ग्लैंड में होता है, बी सेल का बोन मैरो में होता है। फिर इस तरीके से वो क्या करते हैं, अपना क्रिया करते हैं और ये कोशिकाओं का निर्माण करते हैं और ये जो है वो एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से था यह टी सेल और बी सेल का कार्य।